नमस्कार, IGTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता बिस्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड के पूर्व मंत्री ददई दुबे का निधन, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर। सावन के पहले दिन से झारखंड में कांवड़ यात्रा की शुरुआत। झारखंड में शराब कारोबार में घोटाला, MRP से अधिक वसूली और नगद गबन का खुलासा। बिहार में BSP की धमाकेदार एंट्री, क्या अब बदलेगी दलितों के राजनीतिक समीकरण। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की पिता ने गोली मारकर की हत्या। पाकिस्तान में फिर बलूचिस्तान में आतंकी हमला, पहचान पूछकर 9 लोगों की हत्या। अब खबरें विस्तार से। झारखंड से एक दुखद खबर सामने आई है। झारखंड के मजदूर नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का निधन हो गया। उनका निधन 10 जुलाई 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ। बता दें, वो लंबे समय से बीमार थे और इलाज करा रहे थे। उनका निधन झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर ले आया है, खासकर पलामू और गढ़वा जिले में। ददई दुबे का जन्म 2 जनवरी 1946 में हुआ था। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1970 में मुखिया के रूप में की थी। वो 1985 से 2000 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और 2000 से 2004 तक झारखंड विधानसभा के सदस्य रहे। वो झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे और 2013 में ग्राम विकास, पंचायती राज, श्रम एवं रोजगार मंत्री बने थे। इसके अलावा वो 14वीं लोकसभा के सदस्य भी थे और राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ के महासचिव थे। सावन के शुरू होते ही बोल बम के जयकारे गूंजने लगे हैं। शिव भक्त कांवरिये देवघर पहुंचने लगे हैं। पहले दिन ही देवघर के बाबा धाम में लाखों की भीड़ पहुंची है। देर रात से ही कांवरियों की कतार लगी है। यहाँ अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक किया जा रहा है। बता दें कि सावन में हर साल लाखों शिव भक्तों का हुजूम कांवर लेकर विभिन्न शिव मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए निकलता है। ये यात्रा राज्य भर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरती है, जिसमें हर उम्र और वर्ग के लोग शामिल होते हैं। कांवर यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करना होता है। यात्रा के दौरान भक्त गंगा जल या अन्य पवित्र जल को कांवर में लेकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। राज्य सरकार ने इस बार बाबा धाम यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और रास्तों को सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया है। इधर झारखंड में शराब कारोबार में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें शराब दुकानों से जुड़े लगभग 1400 कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन कर्मचारियों पर MRP से अधिक कीमत पर शराब बेचने, बिक्री की राशि सरकार के खाते में जमा न करने और नगद राशि के गबन के आरोप है। राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए इन कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी JSBCL ने शराब दुकानों का ऑडिट किया, जिसमें 1360 दुकानों की जांच पूरी हुई। कई दुकानों में वित्तीय अनियमितताएं पाई गई, जैसे कैश की हेराफेरी और ओवर चार्जिंग। JSBCL ने 1415 दुकानों में नई व्यवस्था के तहत संचालन शुरू किया है और बाकी दुकानों को भी अगले सप्ताह तक इस व्यवस्था में लाने की योजना है। ये कदम पारदर्शिता और राजस्व की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगली खबर बिहार की राजनीति से है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में अब एक नया समीकरण बनता नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी यानी BSP ने आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ने का ऐलान किया है। BSP के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने पटना में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पर ये घोषणा की कि पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। ये बयान विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, जो अब तक दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। दलितों की आबादी बिहार में करीब 16% है और BSP का यह कदम वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर सकता है, जिससे RJD की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। आकाश आनंद ने स्पष्ट किया कि BSP अब दलितों का नेतृत्व करेगी और कोई भी पार्टी उनकी बैसाखी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अब रुख करेंगे राष्ट्रीय खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट की परंपरा पर टिप्पणी की है। नागपुर में कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब कोई 75 साल का हो जाता है तो यह संकेत होता है कि अब उसे रुक जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। हालांकि भागवत ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को मोदी के रिटायर होने की ओर इशारा माना जा रहा है, क्योंकि मोदी इस साल 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। भाजपा में 75 वर्ष की उम्र के बाद रिटायरमेंट लेने की परंपरा रही है, जिसके तहत कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है। ये भी चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्र के कारण कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिला। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को खारिज किया है।
गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के संविधान में उम्र के आधार पर रिटायरमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। मोदी के रिटायरमेंट की अटकलों के बावजूद भाजपा ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी आगामी चुनाव में भी सफलता प्राप्त करेगी। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक दुखद घटना घटी, जिसमें हथियारबंद हमलावरों ने क्वेटा से लाहौर जा रही बस को रोका और पहचान पूछकर 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना गुरुवार शाम को झोब इलाके में हुई, जब हमलावरों ने यात्रियों से उनकी पहचान पूछी और फिर निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया। हालांकि किसी आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इसे बलूच विद्रोहियों के कार्य के रूप में देखा जा रहा है। बलूच विद्रोही पाकिस्तान से स्वतंत्रता और चीनी परियोजनाओं के विरोध में लगातार हमले करते आ रहे हैं। इस घटना को बलूच विद्रोहियों का एक और हमला माना जा रहा है, जो अपनी जमीन पर चीनी प्रोजेक्ट्स के विरोध में सक्रिय हैं। अगली खबर टैरिफ को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से कनाडा से होने वाली सभी आयातों पर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसे उन्होंने फैंटानिल की तस्करी रोकने में कनाडा की विफलता का परिणाम बताया। जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनकी सरकार अपने व्यापार, श्रमिकों और व्यवसायों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्नी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कनाडा ने उत्तर अमेरिका में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अमेरिका के साथ मिलजुल कर जीवन की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक साझेदारियों को विकसित करने के लिए तैयार है। ट्रंप के इस कदम की आलोचना हो रही है, क्योंकि कई रिपोर्ट में फैंटानिल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत कनाडा नहीं बल्कि मैक्सिको की सीमा बताई गई है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। विक्रांत मेसी और शनाया कपूर की फिल्म आँखों की गुस्ताखियाँ सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है और इसे दर्शक व समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी द आइज हैव इट पर आधारित है और इसका निर्देशन संतोष सिंह ने किया है। फिल्म में शनाया एक थिएटर आर्टिस्ट की भूमिका निभा रही है, जबकि विक्रांत एक अंधे म्यूजिशियन के किरदार में है। फिल्म क्रिटिक कुलदीप घड़वी ने इसे एक दिल को छूने वाली कहानी बताते हुए इसकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि फिल्म ह्यूमर और इमोशन का खूबसूरत मिश्रण है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। विक्रांत शनाया की केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस को काफी सराहाया गया है। हालांकि फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर मालिक जैसे बड़ी फिल्मों से मुकाबला है, लेकिन आँखों की गुस्ताखियां अपनी भावनात्मक गहराइयों से लोगों को आकर्षित कर रही है। खेल जगत की बात करें तो गुरुग्राम के सेक्टर 57 से बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार सुबह टेनिस अकादमी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दीपक ने गुस्से में आकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका की पीठ में 3 गोलियां दाग दी। घायल राधिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि राधिका ने हाल ही में चोट के कारण टेनिस छोड़ बच्चों के लिए अकादमी शुरू की थी, जिससे पिता नाराज थे। गांव वालों अक्सर राधिका के पिता को कहते थे कि बेटी की कमाई खाने वाला। गांव वालों की बेटी की कमाई खाने वाला टिप्पणी से दीपक मानसिक दबाव में था। हत्या के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसने जुर्म कबूल लिया है। राधिका की मौत ने खेल जगत को हिला दिया है और ये घटना पितृसत्ता की घातक सोच को उजागर करती है, जहां बेटी की सफलता भी पिता की शर्म बन सकती है। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन कमजोरी के साथ खुला। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर जारी चिंता और पहली तिमाही के नतीजे से पहले निवेशकों में सतर्कता के चलते बाजार पर दबाव बना रहा। बीएसई सेंसेक्स 369.52 अंक गिरकर 82,820.76 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 99.75 अंकों की गिरावट के साथ 25,255.50 पर कारोबार करता देखा गया। शुरुआती घंटों में सेंसेक्स में कुछ सुधार हुआ, लेकिन यह 191.66 अंक गिरकर 82,998.62 पर और निफ्टी 44.55 अंक फिसलकर 25,310.70 पर बना रहा। बता दें, सबसे ज्यादा गिरावट आईटी सेक्टर में देखी गई। सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में टीसीएस, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचसीएल टेक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स के शेयरों में बढ़त देखने को मिली। गुरुवार को भी बाजार में गिरावट रही थी, जब निफ्टी 0.47% गिरकर 25,355.25 पर और बैंक निफ्टी 0.45% टूटकर 56,956 पर बंद हुआ था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे।
रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।